मैं समझ आज हमारे साथ हैं उर्मिलेश जी, वरिष्ठ पत्रकार और अपने समय, अपने राजनीतिक समय और अपने समय के सांस्कृतिक समय की बेहतर समझ रखने वाले पत्रकारों में से एक हैं। हम सब जानना चाहते हैं कि राजनीतिक रूप से उसके जो सतह पे जो घटनाएं हैं, उससे अतिरिक्त क्या घट रहा है, उसके क्या असर और इम्पैक्ट होने जा रहा है। तो हम लोग उर्मिलेश जी को ज़रूर सुनना चाहते हैं। आज की बातचीत सर हम लोग रखेंगे कि जो पिछले दिनों संसद में सब चल रहा है और बड़ा विचित्र है कि सत्ता पक्ष जो संसद सत्र को चलने नहीं दे रहा है, एक सप्ताह तो पूरा का पूरा, और राहुल गांधी को केंद्र में रख करके माफ़ी मांगो और आपने डेमोक्रेसी को लेकर के विदेशों में क्यों बयान दिए। तो ये एक प्रसंग है और मुझे लगता है कि एक दूरगामी तैयारी 2024 को लेकर के है कि इसको बाइपोलर इसको एक बाइनरी में एक चुनाव को बना लिया जाए, राहुल बनाम मोदी। आपको क्या लगता है कि ये संघ की तैयारी और भाजपा की तैयारी है कि इससे उनको फायदा होगा? मैं समझता हूँ कि अभी भी आरएसएस और बीजेपी का जो थिंक टैंक है, उसको ये लगता है कि विपक्ष के लिए कमज़ोर एक चेहरा हैं राहुल गांधी, और इनको आगे रखकर अभी भी भारत की जनता में हम नरेंद्र मोदी के प्रति एक आकर्षण जो है बढ़ा सकते हैं या पैदा कर सकते हैं। जो नरेंद्र मोदी से निराश या जिनका मोहभंग हुआ है, उनको भी हम खींच सकते हैं अपनी तरफ। ये एक धारणा हो सकती है या है, ऐसा मुझे लगता है। और जहाँ तक राहुल गांधी का सवाल है, एक पॉलिटिकल ऑब्जर्वर के रूप में जो मैं देखता हूँ कि कांग्रेस पार्टी के जितने 3 दशक में नेता बड़े पैदा हुए, उनमें मैं समझता हूँ कि राहुल गांधी उनमें सबसे समझदार हैं। 3 अपने दशक मतलब आप बात कर रहे हैं इंदिरा गांधी से या इंदिरा राजीव? गांधी के बाद, इंदिरा गांधी के बाद यानी सोनिया जी और राजीव जी, इन सभी नेताओं के मुकाबले वो ज़्यादा अच्छा। आइडियोलॉजिकली ज़्यादा क्लियर हैं। लेकिन वो जनता के बीच में जो कम्युनिकेशन है, जो उनकी पैठ है, उसमें बेहद कमज़ोर हैं। अब जैसे इंदिरा जी का था कि वो बहुत तेज़ थीं, वो जनता के बीच अपने को कम्युनिकेट कर ले जाती कम्युनिकेट कर लेती थीं, पहुँचा लेती थीं अपनी बिल्कुल। बात। लेकिन सोनिया जी तो बिल्कुल नहीं कर पाती थीं, और सोनिया जी का उतना मूवमेंट भी नहीं था। सोनिया जी ले देकर एक नेटवर्क था उनका, एनजीओ के लोग थे, पॉलिटिकल लोग थे, सोशल लोग थे। लेकिन उस वक्त के पॉलिटिक्स को सोनिया जी ने बहुत कायदे से अच्छे से समझा था। और उसके सेंटर में रही हाँ, वो लगातार। क्योंकि एडवाइज़र भी उनको ठीक-ठाक मिल गए थे। जी। और राहुल गांधी के साथ ये है कि राहुल गांधी अ, इंडियन पॉलिटिक्स का जो मौजूदा मिज़ाज है और जो इसकी हिस्ट्री है, उसके बारे में एक अच्छी समझ उनकी बनी है। लेकिन अब मैं बार-बार कहता हूँ कि ये एकेडमिक समझ ज़्यादा है और इसको राजनीति के व्यावहारिक धरातल पर लाना उनको बाकी है। जैसे उदाहरण के तौर पे राहुल गांधी पहले व्यक्ति हैं कांग्रेस पार्टी में, पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने अफ़र्मेटिव एक्शन को किसी मजबूरी के तौर पे नहीं लिया है, बल्कि एक सिद्धांत के तौर पे लिया है। अब जैसे अभी उन्होंने रायपुर का जो अधिवेशन उनका हुआ, इसको मीडिया ने बहुत प्रचारित नहीं किया है, जी। और कांग्रेस के मीडिया ने भी नहीं किया है, बिल्कुल। और कांग्रेस के पत्रकारों ने भी नहीं किया है। बहुत सारे लोग हैं जो कांग्रेस के बहुत ही मित्र पत्रकार हैं। मुझे लगता है कि नेशनल हेराल्ड में सिर्फ मेरा एक लेख और आपका एक बहुत विस्तृत वीडियो हाँ, मैंने सुना। तो ये आप देखेंगे कि अखबारों में, मैगज़ीन्स में जो प्रो कांग्रेस हैं, वहाँ भी नहीं, और कांग्रेसी भी प्रचारित नहीं कर रहे हैं इसको। लेकिन राहुल गांधी की इच्छा के बगैर तो नहीं हुआ है। ये केवल खड़गे जी का नहीं है कि 50% रिज़र्वेशन एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी वगैरह को, महिलाओं का, को देने का फैसला, और वो भी ब्लॉक लेवल से लेकर कांग्रेस वर्किंग कमेटी में, ये कोई साधारण फैसला नहीं है, बिल्कुल। पहली बात। दूसरी बात कि
एफर्मेटिव एक्शन के और जो मसले हैं, जैसे महिलाओं के आरक्षण पर, पहली बार कांग्रेस पार्टी ने पहली बार ये कहा है कि वो विद इन रिजर्वेशन विद इन रिजर्वेशन हम देने को तैयार हैं, यानी एससी एसटी ओबीसी की महिलाओं का अलग से रिजर्वेशन। ये इस बड़ा नाम पर बड़ा ऐतिहासिक ऐतिहासिक मूव है, क्योंकि इसके पहले कांग्रेस बीजेपी और लेफ्ट का स्टैंड एक था पार्लियामेंट में, ट्रेडिशनल लेफ्ट का, कि वो कहते थे कि नहीं साहब, इसमें महिलाओं में कोई वर्ग या वर्ण नहीं तलाशिए, महिलाएं स्वयं एक वर्ग हैं। बल्कि एक ऐसी स्थिति हो गई कि शायद आपको याद होगा कि जब मंडल कमीशन लागू हुआ, उस समय मुखर विरोधियों में गीता मुखर्जी थी, और गीता मुखर्जी बाद में महिला रिजर्वेशन बिल लेकर आई। तो जो हॉस्टिलिटी है उसमें खास करके जो जिसको हॉस्टिलिटी के रूप में चिन्हित किया गया विद इन रिजर्वेशन का, और तो वो हॉस्टिलिटी की एक जड़ वहां भी दिखाई पड़ती है। हालांकि सीपीआई जो थी वो भारत की संभवतः पहली लेफ्ट पार्टी है जिसने फिर मंडल के समर्थन में प्रस्ताव भी पारित किया, और वो समर्थन में आ गई। बाद में दूसरी कम्युनिस्ट पार्टियों ने फॉलो किया। संसद में जो गीता मुखर्जी का भाषण है वो बहुत निराशाजनक था। और दूसरी बात की राजीव गांधी का तो और ज्यादा निराशाजनक था। वो तो इतना भयानक भाषण था, मंडल के खिलाफ पानी पी करके उन्होंने भाषण, बहुत ही खराब भाषण था। और जिसने भी उनको एडवाइस किया था ये करने के लिए, मैं समझता हूं कि कांग्रेस का बहुत बड़ा शत्रु था, जिसकी वजह से आज भी हिंदी हार्टलैंड में कांग्रेस को एंटी एफर्मेटिव एक्शन पार्टी के तौर पे देखा गया। तो ये तो खैर एक बात आप सही कह रहे हैं कि राहुल गांधी का एक इम्पैक्ट है, और वो उनकी जो खुद की विरासत है, वो जो कास्टलेस और रिलीजन लेस जो है लंबे दौर में बना है वो परिवार, तो वो एक विरासत उसमें काम कर। लेकिन जो संघ की स्ट्रेटजी है अभी जो 24 के लिए एक तरह से त्रिकोणात्मक तैयारी है। चीजें अलग अलग हो सकती हैं कि स्टालिन की सोच क्या है, ममता बनर्जी की सोच क्या और क्या है, लेकिन एक तैयारी है कि आप कांग्रेस राहुल गांधी पीछे हटें, और एक बृहत्तर जो नीतीश कुमार का भी एक प्रपोजल है। दूसरा है कि मोदी बनाम ये हो जाए, राहुल हो जाए। ये तो आप किसको बेहतर तरीके से देख रहे हैं कि 24 को कैसे लड़ा जा सकता है? ये कौन सा फार्मूला आपको लगता है कि बेहतर है? देखिए, मैं समझता हूँ कि मेरी इच्छा या मेरे सुझाव का कोई बहुत ज़्यादा रिलेवेंस नहीं है एक जर्नलिस्ट के तौर पे, लेकिन मैं इंटरप्रेट कैसे करता हूँ इस पूरे फिनोमेनन को, ये मैं बता सकता हूँ। बिल्कुल, इसकी ही बात। हाँ, मैं भविष्यवाणी नहीं कर सकता कि क्या होगा, लेकिन मेरा ये मानना है कि सभी जो पॉलिटिकल पार्टी जो एजेंडा एक फिक्स करें कि भाई किस एजेंडे पर वो चुनाव लड़ेंगी। बीजेपी का एजेंडा बिल्कुल क्लियर है, विपक्ष का एजेंडा क्लियर नहीं है। बीजेपी भारत को हिंदू राष्ट्र के रूप में कन्वर्ट करना चाहती है, और ऑलरेडी कन्वर्ट कर रही है, और एक बड़ी तेजी से कर रही है, इतनी तेजी से कि जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। ये पहली बार है कि भारत के सबसे बड़े प्रदेश में सरकार पूजा कराएगी, अनुष्ठान कराएगी और पैसा भी देगी। ये पहली बार है, ये सब्सिडी नहीं है। पहली बार वो पूरी ताकत में आए हैं, पूरी ताकत में। अब तक पूरी ताकत में थे नहीं। और देखिए, ये लोग तुलना कर रहे हैं कि नहीं साहब, ये तो सब्सिडी दी जाती थी पहले। ये सब्सिडी नहीं है कि वो कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए या हज के लिए दे रहे हैं। ये बकायदे अनुष्ठानों में, पूजा में, मंदिरों में ये पैसा होगा खर्च सरकार की तरफ से। एक तो ये, तो मेरा ये मानना है कि ऐसी स्थिति में जब कॉन्स्टिट्यूशन को ख़त्म किया जा रहा है, लोकतंत्र को ख़त्म किया जा रहा है, और राहुल गांधी ने जो भाषण दिया ब्रिटेन में, खासकर जो उन्होंने कैम्ब्रिज में भाषण दिया, वो बिल्कुल सही है भाषण है, उसमें कोई गलती नहीं है। चैथम हाउस में जो कहा बिल्कुल सही है। तो मेरा ये कहना है कि ऐसी स्थिति में अपोजिशन को चाहिए, सभी पॉलिटिकल पार्टीज को जो सेकुलर कॉन्स्टिट्यूशन के पक्ष में है, जो इंडिया में जो भी बची खुची डेमोक्रेसी है उसको इंटैक्ट रखना चाहते हैं, कि सब मिल के पहले एक फेडरेशन या कन्फेडरेशन या एक मोर्चेबंदी करें और उसका फिक्स करें। लेकिन उसमें तो कुछ तो कॉमन मिनिमम होगा। एग्जैक्टली, मैं वही कह रहा हूँ कि कॉमन मिनिमम चेहरा होगा या ना होगा, नहीं, इस पर डिस्कशन। पहले चेहरे पर मत जाइए, पहले आप बनाइए कि भाई किन मुद्दों पर और किन राज्यों में कैसे चुनाव लड़ेंगे। जैसे एक बार शरद पवार ने कहा, शरद पवार की वो बात मुझे कभी नहीं भूलती, और अच्छी बात थी कि भाई ये देखो कि किस प्रदेश में किस पार्टी का बहुत ज्यादा बिल्कुल अच्छा आधार है। ये नीतीश कुमार, तो उस पार्टी के अगुवाई में चुनाव होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि केंद्र में कौन पार्टी सबसे बड़ी है विपक्ष की और किसकी शक्ति ज्यादा है, कौन सबसे पुरानी है। जब फेडरेशन बन जाएगा तो फिर अगुवाई का जो प्रसंग है वो नोशनल होगा। अगुवाई का जो प्रश्न है संजीव, मैं नहीं समझता कि इतना बड़ा प्रश्न है। क्यों? क्योंकि कल्पना कीजिए राहुल गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने, वो बन सकते थे। बिल्कुल। अगर वो चाहते कि कांग्रेस के अध्यक्ष बने तो कोई रोक नहीं सकता था। बिल्कुल। लेकिन खड़गे साहब आए, पहले गहलोत साहब को आने था, लेकिन गहलोत साहब के
लाने पर कांग्रेस के अंदर के कुछ स्टालवर्ड्स ही नहीं चाहते थे। उन्होंने क्रिएट किया एक ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट की कि गहलोत साहब छँट जाएँ। तो लेकिन खड़गे साहब आए बिल्कुल। दलित समाज से। ठीक उसी तरह से मैं कल्पना कर रहा हूँ कि हो सकता है राहुल गांधी के दिमाग में कांग्रेस की तरफ से कोई और चेहरा हो, शायद बहुत आकर्षक चेहरा हो, कोई बहुत समझदार चेहरा हो, नोबडी नोज़। इसके अलावा अपने देश में नीतीश कुमार की बात लेकिन कर एक रहे हैं। फॉर्मूला ये भी है, नीतीश कुमार जो फॉर्मूला दे रहे हैं वो कह रहे हैं कि बाद में तय कर लेंगे। पहले आप कॉमन मिनिमम हमारा एजेंडा है कि बीजेपी को हराओ। तो ये कभी गैर कांग्रेसवाद के नाम पे भी लोग आए, कोई नहीं, चेहरा नहीं था, तब नहीं भी कोई मेरा चेहरा नहीं था। मेरा ये कहना है कि अगर एक फ़ॉर्मूला सुनने में आ रहा है कि ये प्रपोज़ल नेताओं का है कि बीजेपी के खिलाफ अगर विपक्ष हर जगह एक उम्मीदवार पेश करे अपना, एक उम्मीदवार, तो इससे बीजेपी को हराना आसान हो बिल्कुल, जाएगा, ये ऐसा लोग कह रहे हैं। बिल्कुल। तो अब ये जो कहने वाले लोग हैं उनकी अपनी लॉजिक है और मैं समझता हूँ कि बड़ी ज़बरदस्त लॉजिक है। लेकिन इसमें डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी जो एक ही राज्य में काम करती हैं, अपने-अपने आधार उनके हैं, उनके बीच में तालमेल करना, गठबंधन को इंटैक्ट रखना और कोई रिबेल कैंडिडेट ना खड़ा हो, इसकी भी एक एहतियात बरतना, ये बहुत डिफ़िकल्ट काम है। लेकिन ये ज़रूर मैं कहूँगा जो आप कह रहे हैं कि भई राजनीतिक नेतृत्व तो बाद में भी तय कर लेंगे, ये बात सही है, जो लोग कह रहे हैं, किस पर सहमति बनती है। लेकिन सबसे प्रमुख जो एजेंडा होना चाहिए या प्राथमिकता होनी चाहिए वो ये कि कितनी ज़्यादा सीटें ये फ्रंट जीते और फ्रंट अगर होगा और फ्रंट की तरफ से चुनाव लड़ेंगे तो राष्ट्रपति के सामने भी एक संकट होगा कि ये प्री पोल अलायंस है, ये पोस्ट पोल अलायंस नहीं है। लेकिन एक सवाल और है, हम्म। 2 सवाल बल्कि। एक सवाल तो ये है कि नरेंद्र मोदी की जो लोकप्रियता है, ऐसा सुनने पे कई बार जो नरेंद्र मोदी विरोध, हम लोगों को ऐसा मान लिया जा सकता है कि हम समर्थन की बात कर रहे हैं, हम समर्थक लोग हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। तो रियलिटी को समझने की चीज़ है कि एंटी इनकम्बेंसी पर्टिकुलर नरेंद्र मोदी के खिलाफ कितना तैयार हुई है। ऐसा माना जाता है कि उस तरह से कोई वो छवि नहीं है। तो फिर चुनौती सामने है कि आप सिर्फ नरेंद्र मोदी, जैसे इंदिरा गांधी को जब आपने सेंटर में रखा, तो इंदिरा गांधी बहुत मजबूती से खड़ी होकर, जब सेंटर में रखा तब इंदिरा गांधी मजबूती से आई। तो यानी मुद्दों का संघर्ष होगा। तो वो मुद्दे क्या चिन्हित आपको दिखाई पड़ते हैं कि 24 के लिए जो नरेंद्र मोदी को रिप्लेस कर सकती है वहां से? देखिए, मैं समझता हूँ मोदी कि सेंटर नहीं, मुद्दा सेंटर। या देखिए मोदी जी या उनकी पार्टी या आरएसएस जिन पहलुओं को सबसे ज़्यादा महत्व के साथ सामने ला रहे हैं, वो क्या है? मेरा मानना है कि विपक्ष को उसमें नहीं जाना चाहिए। विपक्ष को जो है बिल्कुल अपना फ्रेश इनिशिएटिव के लेकर के अपना एजेंडा तय करना चाहिए। जैसे मोदी जी के लिए या उनकी पार्टी के लिए सबसे अहम एजेंडा क्या है? इस देश के संविधान को खत्म करके और एक हिंदू राष्ट्र के रूप में स्थापित करना भारत को। बिल्कुल। वैसे भी 2025 आरएसएस का 100 साल पूरा हो रहा है। तो एक गिफ्ट भी करेंगे अपने मातृ संगठन को कि हमने आपको दे दिया। बिल्कुल। तो एक तो ये है। अब सवाल ये है कि आप इसमें उलझेंगे किस हद तक? ये ज़रूर है, आपको स्टैंड लेना पड़ेगा कि यू आर विद कॉन्स्टिट्यूशन और कॉन्स्टिट्यूशन के साथ आप हैं, इसको शिद्दत के साथ आप जाइए। लेकिन आप इसको रिलीजियस इश्यू बनने ही मत दीजिए, पोलराइजेशन का इश्यू बनने ही नहीं दीजिए और आपको वर्ण के जो सवाल हैं, जनगणना के सवाल हैं, आरक्षण के सवाल हैं, इन सवालों को उठाना पड़ेगा कांग्रेस को भी, न चाहते हुए भी। और कांग्रेस उठा रही है, राहुल गांधी उठा रहे हैं, आपके जो पार्टी के अध्यक्ष हैं वो उठा रहे हैं, लेकिन दूसरे कांग्रेसी हिंदी हार्टलैंड के बड़े खामोश हैं, वो बिल्कुल इस पर बात नहीं करना चाहते। मेरा मानना है कि सोशल जस्टिस के इश्यूज से ही आप कम्युनलिज्म को और कम्युनल फासिज्म की पॉलिटिक्स को चैलेंज कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप रायपुर में जो घोषणा कर रहे हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, मानस है और वो मानस 24 में रिजल्ट देने वाला नहीं है। वो हो सकता है 29 की तैयारी हो, 34 की तैयारी हो, कांग्रेस बदल जाएगी तब तक। लेकिन जो आप कर रहे हैं, बिहार में भी भारत जोड़ो यात्रा का एक प्रसंग चला, बट चेहरा कौन था उसका? बिहार कांग्रेस से अखिलेश सिंह चेहरा थे, अपर कास्ट, भूमियार। तो जनता कैसे रिसीव करेगी कि आपने जो चाहा, और आपको बदलना कहाँ है? बिहार में बदलना है, उत्तर प्रदेश में बदलना है। तो ये दूसरा कि जैसे नीरजा चौधरी आमतौर पे कांग्रेस बेटी करती रही हैं और एक माना जाता है उनको कांग्रेस विरोधी पत्रकार तो नहीं ही कहा जा सकता। उनका लेख पढ़ रहा था, आपने भी शायद पढ़ा होगा इंडियन एक्सप्रेस में, कि राहुल गांधी ने जो ये चुनाव लिया कि वो जाकर विदेश में डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं,
उनकी तुलना में यदि उन्होंने यवतमाल के किसी कॉलेज को ले लिया होता, अमरावती के किसी कॉलेज को ले लिया होता, बिहार के मधेपुरा का ही कोई कॉलेज ले लिया होता, वहाँ लड़की जैसे नरेंद्र मोदी ने कमला नेहरू कॉलेज से अपनी शुरुआत की थी या दिल्ली के किसी कॉलेज से लड़कियों से बात की 2013। तो आप ये करते हैं, उसके बाद आप आरएसएस को स्वतः एक बैटल ग्राउंड दे देते हैं, एक मुद्दा दे देते हैं, और वो जो इमोशनल मुद्दा है कि ये भारत विरोधी लोग हैं। तो ये एक कांग्रेस की स्ट्रेटजी का मसला है या राहुल गांधी नहीं सोच पा रहे हैं? इसको आप कैसे मिर्जा के विश्लेषण को देख रहे हैं? और जी नहीं, नहीं, मैं इसको बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। बहुत सारे लोग कह रहे हैं, नीरजा ही नहीं, बहुत लोग कह रहे हैं। बिल्कुल। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन चूँकि आपने नाम लिया तो ये ये बहुत लेख का मैं चूंकि लेख रेफर कर चूँकि रहा हूँ। बहुत सारे लोग कह रहे हैं उन्होंने वहाँ क्यों बोला। ये आरएसएस और बीजेपी की जो एक लॉजिक है, उसमें फँसने की बात है, उसमें फँस रहे हैं आप। आप उसी तरह की बात बोल रहे हैं और वो यही जैसे मान लीजिए वो कल कहें कि ये देशद्रोही हैं, तो आप कहेंगे ये तो ऐसे ही बोलने से देशद्रोही कह देगा कोई। तो देशद्रोह ऐसी बात ना करो जिससे आपको कोई देशद्रोह कह दे, देशद्रोही कह दे। और कौन कहेगा? वो आरएसएस बीजेपी के लोग कहेंगे। तो वो तो किसी को भी देशद्रोही कर देंगे। आप क्या करेंगे? पहली बात। दूसरी बात, मधेपुरा के कॉलेज में राहुल गांधी जब ये बात बोलते और चैथम हाउस में जब बोल रहे हैं, दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ये खबर ही इतनी वैश्विक बनी, कम से कम वैश्विक बनी ना बनी, लेकिन एशिया में तो बनी ही। लेकिन चुनाव जिसके लिए लड़ना है, जिससे वोट प्राप्त करना है, जिसको 5 किलो चावल दिया जा रहा है, वो कैसे एड्रेस हो? या मैं बता रहा सवाल वो हूँ, मैं है। आई एम कमिंग ऑन दैट। सो ये जो आइडियोलॉजिकल बैटल है, उसको उन्होंने वो मोर्चा संभाला राहुल गांधी ने। मेरा ये मानना है कि चैथम हाउस में या कैम्ब्रिज में या पार्लियामेंट के परिसर में ब्रिटेन के जो उन्होंने बातें कही, वो एक आइडियोलॉजिकल बैटल का मामला था। अब आपका जो सवाल है कि वो क्योंकि मधेपुरा में बोलते वो ये बातें तो बिल्कुल नहीं छपती, हाँ। वो कहीं भी नहीं छपती, न दिखाई जाती टीवी पर, न इतनी बहस होती। लेकिन इस बहस ने भारतीय समाज में एक बड़ा एक यूं कहा जाए उद्वेलन पैदा किया है। जो सेकुलर डेमोक्रेटिक मिजाज के लोग हैं, वो राहुल गांधी के साथ पूरी दृढ़ता के साथ खड़े हैं कि राहुल गांधी ने कुछ भी गलत नहीं कहा कि भारत में डेमोक्रेसी मर रही है। और मैं निजी तौर पे मानता हूं, और जिसको वो तो दिखाई सिद्ध हो रहा है, बल्कि और संसद में जो अभी चल रहा है 7 दिन से, एग्जैक्टली वो तो सिद्ध जिसको हो रहा है। नहीं दिखाई देता कि भारत में डेमोक्रेसी मर रही है, मैं समझता हूं कि वो बीजेपी की नज़र से भारत को देख रहा है। इसलिए मैं तो मानता हूं कि राहुल गांधी ने जो कहा बिल्कुल सही कहा। और राहुल गांधी का मैं आलोचक हूं, सभी मान जानते के हैं। चलें कि इस मैं बार कांग्रेस का आलोचक हूं, ये सभी जानते हैं। जी, लेकिन मैं बीजेपी के मुकाबले भारत की किसी भी पार्टी को नहीं रखता कि भारत के लिए वो खतरा है। तो भारत के आप लिए मान जो कर खतरा आरएसएस बीजेपी है, जी, वो दूसरी पॉलिटिकल पार्टी बिल्कुल, नहीं है बिल्कुल। जिसकी आलोचना की यानी जा आप सकती मानकर है। चल रहे हैं कि ये जो आइडियोलॉजिकल बैटल है, वो गोल सेट किया राहुल गांधी ने, और लगभग एक इमेज भी खड़ा हुआ है 1 सप्ताह हाँ, से और जो ज़मीन उत्तर पर काम कीजिए, किसने रोका है मधेपुरा काम? अब अगर राहुल गांधी या उनकी पार्टी मधेपुरा नहीं जाती, यवतमाल नहीं जाती, वर्धा नहीं जाती, तो ये उनकी कमजोरी है। बिल्कुल, ये केवल आपको कैम्ब्रिज के भाषण देने से आपको वोट नहीं मिलेगा, वो बात सही है। बिल्कुल। और मेरा ये मानना है कि प्रोग्राम होना चाहिए अब। एग्जैक्टली। तो अब उनके पास जैसे कर्नाटक में बड़े डायनेमिक लीडर्स हैं, उनके पास छत्तीसगढ़ में डायनेमिक लीडर है। सिद्धारमैया भारत जोड़ो यात्रा में हाँ, सिद्धारमैया की आरती उतारी जा रही थी। हाँ, तो वो जहाँ जहाँ डायनेमिक उनका बेल्ट था। तो डायनेमिक जो लीडर है वो काम कर रहा है ना। बिल्कुल। लेकिन आप मध्य प्रदेश में डायनेमिज्म नहीं दिखाई देता। वो कमलनाथ वहीं पूजा वूजा करा रहे हैं और बाबा को बुला रहे हैं। तो अब ये क्या कहेंगे आप इसको? बल्कि ये चिन्हित किए जाने लायक है कि चाहे सिद्धारमैया हो, चाहे वो छत्तीसगढ़ के भूपेश मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हो, चाहे गहलोत हो, आज है ओबीसी लीडरशिप पूरी तरीके से कांग्रेस के पास है। कांग्रेस के पास। हाँ। बल्कि उसकी तुलना में बीजेपी की जो स्ट्रेटजी रही, जहां यादव डोमिनेंस था और जहां एक जातियों का जो काशीराम जी का चक्का चला और उससे जो राजनीति बदली, वहां उन्होंने योगी आदित्यनाथ को लाकर रख दिया। हाँ, रमन सिंह को रखा रमन सिंह को छत्तीसगढ़ में। आपने वहां रखा, आपने जो जाट लैंड है वहां आपने ले जा करके रघुवर दास को रख दिया। यहाँ आपने झारखंड में भी ये प्रयोग किया। तो ये चीजें की, लेकिन उसकी तुलना में लेकिन मुझे लगता है कि कांग्रेस का जो हरावल दस्ता है अभी तक, वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, उसको एक विमर्श के तौर पे बनने नहीं दे रहा है, मुझे ऐसा लगता है। उसकी वजह ये है कि मेरे को ऐसा लगता है, मैं बहुत ज़्यादा कांग्रेस के अभी वर्षों से मैं कोई पॉलिटिकल पार्टी कवर नहीं कर रहा हूँ। मैं एक कमेंटेटर के तौर पे काम कर रहा हूँ। आई एम नॉट ए रिपोर्टर। जिन दिनों मैं रिपोर्टिंग में था तो मैं पार्टियां देखता था, तो मुझे मालूम होता था कि कौन एडवाइज़र किसका है, क्या है। मैं नहीं जानता कि कौन एडवाइस करता है राहुल गांधी को किन विषयों पर। लेकिन मेरे को लगता है कहीं ना कहीं कि राहुल गांधी की जो कोर टीम है, वहाँ कोई समस्या है। और वो समस्या यह है कि राहुल गांधी विचार कुछ करते हैं, और जो चुनावी या अदर देन चुनावी राजनीति भी जो भी है, समाज को लेकर, प्रदेशों को लेकर, प्रदेशों के नेताओं को लेकर जो एक व्यू पार्टी बनाती है
कहीं न कहीं उसमें खोट है और शायद उनको मिसगाइड कर रहे हैं कुछ लोग, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो इतने प्रखर नेता नहीं है तो कि वो मिसगाइड होने से बचेंगे, बिल्कुल बचेंगे। लेकिन कुछ तो है जिसकी वजह से ये गलत फैसले कई बार होता है। तो राहुल गांधी एक भविष्य की राजनीति की नींव रख रहे हैं कांग्रेस के लिए भी और देश के लिए भी, और संविधान को सेंटर में रख के बात कर रहे हैं। जो खतरे हैं संवैधानिक मूल्यों के, बल्कि मैं कई बार मजाक में कहता भी हूँ कि नरेंद्र मोदी ने एक ऐसी स्थिति ला दी कांग्रेस के भीतर, जो आप कह रहे हैं 30 साल के, मतलब नेहरू गायब हो चुके थे, कांग्रेस की चर्चा से ही या गायब थे, इंदिरा गांधी तक गायब हो गई थी, और राजीव गांधी ऑनवर्ड कांग्रेस था, वो पीछे चला, चीजें गई हैं, और वहां राहुल गांधी अपने को लोकेट कर रहे हैं, सेंटर में ला जरूर रहे हैं। लेकिन ये तो भविष्य की राजनीति है। 24 में यदि फिर से नरेंद्र मोदी आ गए, फिर से भाजपा आ गई, सर 10 साल और 5-15 साल इट्स इनफ कि आप एक सिस्टम को बदल दे। पुष्यमित्र शुंग को अकेले, शुंग वंश बहुत लंबा चला, लेकिन बहुत जल्दी और अब तो पावर का जो स्ट्रक्चर है वो पुष्यमित्र शुंग से आगे, बहुत आगे बढ़ चुका है। बहुत जल्दी इम्पैक्ट करता है, उसका असर देख रहे हैं, देखिए, आपने आपका कहा ही सवाल था। बहुत अच्छा है कि अभी देखिए मुझे मुंबई से एक खबर आई कि हुँ, बहुत छोटे-छोटे, आपसे बाद में कहा कि डिटेल बात करता हूँ। छोटे-छोटे पैकेट पे तैयारी चल रही है कम्युनलाइज़ेशन की, और या संगठन सब कर रहे हैं। तो हो जाएगा फिर। देखिए बात ये है तो ना आपको मैं मेरा बताऊँ सवाल पूरा कर लेता हुँ, हूँ सर। हुँ। तो क्या उसमें 24 की तैयारी के लिए नीतीश कुमार नहीं हो सकते? या कोई और चेहरा, या चेहरा लेस एक तैयारी नहीं हो सकती? नहीं, जहाँ से जातीय जनगणना की एक शुरुआत करके एक चुनौती, नहीं ये तो और आप देख रहे होंगे आरएसएस उसको रिस्पॉन्ड कर रहा है। या रामचरितमानस वाले मुद्दे को आरएसएस रिस्पॉन्ड कर रहा है, कह रहा है कि निकालो कथाओं हुँ, को। हुँ। सर, नहीं देखिए, मैं कौन चेहरा बनेगा ये नेताओं को तय करना है, पार्टियों को तय करना है, लेकिन मेरा ये कहना है कि इस बात को समझिए कि आरएसएस, बीजेपी की इतनी ताकत क्यों बढ़ी है, जो आप कह रहे हैं ना, वो ये बढ़ी है कि कांग्रेस की जो पॉलिटिक्स 30 साल की रही है, कहीं न कहीं समस्या उसमें है, बिल्कुल। 20 साल की। आप कहते रहे कि 10 साल हमने यूपीए का राज किया, 5 साल मान लीजिए आपके कुल मिलाकर ठीक-ठाक थे, बहुत अच्छे नहीं थे लेकिन ठीक-ठाक थे। लेकिन दूसरा जो कार्यकाल था कांग्रेस का यूपीए का, वो बहुत ही डर्टी, बहुत ही भयानक था, एंटी पीपल था और उसमें तमाम ऐसे काम हुए जिनकी वजह से एक अपोज़िशन की तलाश जो है गरीबों में शुरू हो गई और अपोज़िशन के रूप में कौन मिला? सामाजिक न्याय की पार्टियाँ जो हैं आपस में लड़ रही थीं, उनके पास नेता तो थे, एजेंडा नहीं था, नेता तो थे लेकिन विज़न नहीं था, कोई थिंक टैंक नहीं था, कोई विचारशीलता उनमें नहीं थी। तो उत्तर भारत की जो हिंदी हार्टलैंड है उत्तर भारत का जो है, उसमें सामाजिक न्याय की पार्टियों का जो एक बड़ा चेहरा उभरना चाहिए था, एक बड़े एजेंडे के वो साथ, बिखरता चला वो गया, बिखरता चला गया पार्टियां भी बिखरती और चली कांग्रेस ने भी गलत एक एडॉप्ट की पूरी स्ट्रेटजी अपनी और उनको लगा कि जो हम कर रहे हैं उससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। मुझे लगता है कि इन दोनों की कमियों की वजह से, दोनों की विफलताओं यानी सामाजिक न्याय की राजनीति के जो 20-25 साल आप देख लीजिए और कांग्रेस के भी देख लीजिए, यूपीए के सेकंड पार्ट, उसकी वजह से बीजेपी आरएसएस को इतनी ताकत मिली और मोदी जी ने आकर क्या किया कि एक तरफ हिंदू राष्ट्र की स्थापना का एजेंडा और दूसरी तरफ 5 किलो अनाज की बिल्कुल, परियोजना। बिल्कुल। तो उन्होंने गरीबों को एड्रेस किया है, कारपोरेट का नेता, कारपोरेट जो इंदिरा गांधी ने किया था, किया था। और रिजल्ट मिला था उसका। एग्ज़ैक्टली और कारपोरेट का एक नेता, कारपोरेट का सबसे भरोसेमंद नेता हमारे देश में आज मौजूदा जो रिजीम है वो है और वो गरीबों के लिए अनाज दे रहा है ताकि गरीब कह सकें कि देश के लिए जो सबसे बड़ा खतरा है गरीबों के लिए, आम लोगों के लिए, उसको अपना भगवान मान लें। अदानी अंबानी से उसको कोई तो खतरा उसको नज़र ऐसे भी नहीं आ कह रहा है। सकते हैं कि मनमोहन सिंह ने मध्य वर्ग को एक्सपेंड किया, और नरेंद्र मोदी जी ने उसको फील कराया उसी एक्सपेंशन को, एग्ज़ैक्टली, उसी उसी उसको, और बाकी वो गरीबों को 5 किलो दे करके उससे वोट ले रहे हैं। एग्ज़ैक्टली यही यही हो रहा है। एक सेफ्टी बॉल्ब का जो है, या कैपिटलिज्म के सेफ्टी बॉल्ब का एक ये चीजें बिल्कुल, चल रही है। बिल्कुल। देखिए, राजनीति में घटनाएं घटती रहती हैं, और निश्चित तौर पे कि जो बीजेपी सरकार कर रही है, मोदी शाह की जोड़ी जो कर रही है, विपक्ष के नेताओं को तंग कर रही है, और लगातार सीबीआई ईडी का जो सब कुछ हो रहा है, वो सीधा सीधा दिखता है। लेकिन ये डे टू डे के फैक्टर्स होते हैं, उसके असर पड़ते हैं। लेकिन जो बड़े आइडियोलॉजिकल प्लेंथ की लड़ाइयाँ जो चल रही हैं, वो इसी फॉर्म में है जो हमने और उर्मिलेश जी ने बात की। 24 क्या होने जा रहा है, इसी के मंथन से निकलने वाला है, और मुझे लगता है कि कांग्रेस इसकी तैयारी कर रही है। रिजल्ट 24 में आए, 29 में आए, 34 में आए, एक अलग प्रसंग है। तैयारी करनी होगी, लेकिन 24 के लिए नेताओं को एक टेबल पे आना होगा कॉमन मिनिमम एजेंडे के साथ। कोई और बात कहना चाहें 24 को लेकर या इस समय को लेकर के, तो आपकी
एक बात। नहीं, अच्छी बात। तो नमस्कार, स्त्री काल यूट्यूब चैनल देखते रहें। ऐसी बातचीत के लिए अपने दोस्तों को बताएं स्त्री काल के बारे में, सब्सक्राइब करें, दोस्तों को बताएं वे भी सब्सक्राइब करें, लाइक करें। फिर मिलते हैं किसी अन्य विषय पर, किसी अन्य हस्ती के साथ। नमस्कार।